बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में डिस्कस करते हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक, और वो क्या है जी अरब इस्लामिक समिट जो आपने देखा अभी हुआ 2 दिन पहले, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। और उसमें देखते हैं कि गज़ा और इजराइल जो वॉर है इस हवाले से क्या क्या बातें की गई हैं और क्या क्या मुस्लिम ममालिक की तरफ से स्टेटमेंट्स सामने आई हैं। तो इस्लामिक और बेसिकली एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसका जो मोटो रहा वो क्या रहा, अरब इस्लामिक समिट रिजेक्ट्स जस्टिफाइंग गज़ा वॉर एज इजरायली सेल्फ डिफेंस। ठीक है, कि यानी कि जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि भाई इजराइल ये कह रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस में ये जंग लड़ रहा है। ठीक है, जबकि सेल्फ डिफेंस में दूसरों के घर में घुस के बच्चों औरतों को यूं नहीं मारा जाता, ये इतना कत्लेआम नहीं किया जाता। इसलिए ओवरऑल जो है अरब ममालिक और ओआईसी, आप ओआईसी से कह लें, ठीक है, 57 कंट्रीज, क्योंकि ये 2 अलग अलग जो है वो समिट थे जो एक जगह पे हुए, तो इसलिए जो है इसे अरब और इस्लामिक का नाम दिया गया। यानी अरब कंट्रीज जो 22 कंट्रीज हैं, ठीक है, अरब लीग के, वो जिसमें शाम भी शामिल है, और साथ में इस्लामिक जो कंट्रीज हैं जो कि नॉन अरब हैं तो वो साथ में शामिल थे। तो ये 22 वो कंट्रीज और पूरे ये सारे के सारे ओआईसी को मिला के तो 57। तो आप इसे ओआईसी का समिट भी कह सकते हैं, अरब इस्लामिक समिट भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अरब समिट था लेकिन फिर वो किसी फैसले पे जब नहीं पहुंच सका तो फिर इस तरह से इस्लामिक समिट भी साथ में वो हो गया। तो पूरे सारे के सारे कंट्रीज जो है वहां पे इन्वाइट हुए और इस तरह से इन्होंने की स्टेटमेंट दी। ठीक है, अब ओरिजिनली ये क्या है जी, अगर इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो ये 11 नवंबर को हुआ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 11 नवंबर 2023, ठीक है। और ये 22 जो है वो मेंबर्स थे अरब लीग के, जो कि जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर और इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिर जो है इसको ओआईसी का जो है वो इजलास बुला लिया गया और उसको यानी एक्सपेंड कर दिया गया 22 कंट्रीज को 57 कंट्रीज तक, और पूरे के पूरे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे सबको इसमें जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, और सब नहीं जो है फिर आगे यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स दी, क्योंकि सिर्फ अरब कंट्रीज से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली ये अरब कंट्रीज का प्रॉब्लम अकेले तो नहीं है। अगर हम बात करते हैं फाइनल कम्युनिके की कि भाई फाइनल जो डॉक्यूमेंट जो है वो इस पूरे के पूरे समिट से जो समिट हुआ है, ठीक है, सरप्राइज लास्ट, इसका जो फाइनल जो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है वो क्या थी, उसमें एक तो इजराइल की एग्रेशन जो है वॉर उसको कंडेम किया गया इसके ऊपर कि भाई जो इजराइल की एग्रेशन है वो बहुत गलत है, जो सेल्फ डिफेंस का नाम दे रहा है ये झूठ है। दूसरा जो वॉर क्राइम्स हैं इजराइल के, जो सबसे बड़ा इशू है कि देखिए सबसे ज्यादा इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आप देखिए तो बच्चों की जो शहादतें हैं वो इस टाइम पे हो चुकी हैं। ओवरऑल 11,000 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं इसके अंदर, ठीक है, और उसमें से 7,000 के करीब बच्चे हैं और उसके बाद औरतें हैं। तो ये जो बारबेरिक क्राइम्स हैं, जो जंगली तरीके से जो है या इनह्यूमन मैसेकर जो किया जा रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है फलस्तीनियों का, इसके ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया इसको कि भाई ये बहुत गलत बात है। ये जो फाइनल कम्युनिके है, यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या कहा कि इजराइल जो कर रहा है ये बहुत गलत है और ये बहुत ही जंगलीपन है, बहुत ही जो है वो इनह्यूमन है, इंसानियत से परे है ये, कि कोई भी इस तरह से औरतों और बच्चों के ऊपर ये जुल्म नहीं करता या शहरी आबादियों के अंदर जो है इस तरह से वॉर नहीं करता। इसके साथ साथ मजीद इसमें क्या कहा गया कि जो सेज है गजा का उसको खत्म किया जाए, ये जो मुहासरा किया हुआ है इस मुहासरे को गजा के खत्म किया जाए और अलाउ किया जाए ह्यूमैनिटेरियन एड को, क्योंकि आपको पता है अभी तक ह्यूमैनिटेरियन एड के सिर्फ 11 ट्रक पहुंचे थे और बाकी जो है वो उन पे अटैक किया जा रहा है और उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं होने दी जा रही। तो इसके लिए बात की गई और साथ में कहा गया कि भाई हर तरह से जो है वो इसको रोका जाए और आम एक्सपोर्ट जो इजराइल को किए जा रहे हैं उनको भी स्टॉप किया जाए। ये बातें की गई हैं जी फाइनल कम्युनिके के अंदर। इसके साथ साथ मजीद क्या कहा गया कि भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करे कि इजराइल के जो वॉर क्राइम्स हैं, ठीक है, और ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो ये पूरे का पूरा इजराइल खड़ा है, फलस्तीनियों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इजराइल को अकाउंटेबल बनाए। अब गो के कहा तो है, जाहिरी बात है कह ही सकते हैं, अब हो क्या सकता है, तो आईसीसी से भी यानी ये अपील की गई है। तो ये फाइनल कम्युनिके के अंदर ये बातें की गई हैं। मजीद अगर देखते हैं इसमें क्या कहा गया अरब वाले की तरफ से और वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से, यानी दोनों अरब कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स भी और मुस्लिम वर्ल्ड लीडर्स भी जो है उन्होंने क्या कहा जी कि एंड होना चाहिए सेज का, ये जो मुहासरा है सबसे पहले तो उसको खत्म किया जाना चाहिए, बच्चों और औरतों को वहां से निकलना चाहिए, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको आगे जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने यूएन से डिमांड की है कि भाई यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गजा का सोल्यूशन निकाला जाए और इसको बाउंड किया जाए, यानी यूएन की एक ऐसी रेजोल्यूशन पास की जाए अक़वाम मुत्तहिदा की, ठीक है, जो बाउंडिंग हो। ठीक है, बाउंडिंग का मतलब यही है कि उसके ऊपर अगर वो ना करे तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़े, जैसे गरीब मालिक के साथ यूएन करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है एक बाउंडिंग जो है वो रेजोल्यूशन हो और वो रेजोल्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंगली फलस्तीन को जो है यहां पे इनके लिए आसानी पैदा की जाए, इजराइल के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इनकी वॉर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये कहा गया इस्लामिक लीडर्स की तरफ से।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात यह है कि अगर इसका वन लाइनर देखें, वन लाइनर क्या है कि नो कंसेंसस अमंग लीडर्स, कि भाई ये जो पूरे के पूरे 57 कंट्रीज थे, इन 57 कंट्रीज में ये कहीं पे भी इत्तेहाद पैदा नहीं हो सका, जिस वजह से इसका जो प्रेशर था, जो पावर थी, जाहिर बात है खत्म तो नहीं हुई लेकिन बहुत कम हो गई है, इसमें बहुत कमी रही है। उसकी वजह कि ये एक बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर सके। वो कैसे? अब देखिए जो प्रपोजल दिए गए थे वो प्रपोजल बहुत ही जबरदस्त किस्म के थे, जो मेजॉरिटी ऑफ द ओआईसी कंट्रीज ने दिए थे कि भाई इजराइल के साथ क्या करना है। जाहिर बात है वहां पे बैठे हुई ऐसी बात के ऊपर कि जो इजराइल है इसका क्या करना है, ये जो इतना जुल्म सितम मचाए हुए है और पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो है वो मुसलमान मुंह देख रहे हैं, तो क्या करना है इसका। तो उन्होंने क्या कहा जी कि इसमें क्या करना चाहिए हमें, वो तो जो बातें हमने की वो प्लस ये बातें भी ऐड थी, लेकिन इसको फाइनल कम्युनिके में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सका इस्लामिक कंट्रीज के बीच में। तो उन्होंने कहा कि जो वेपन्स की सेल है इजराइल की वो बंद करनी चाहिए। यानी कौन सेल कर रहा है? अमेरिका। इसका मतलब अमेरिका को ये कहा जा रहा था, ये प्रपोज किया गया, ये कहा नहीं गया, समझिएगा बात को। तो प्रपोज किया जा रहा था मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि भाई इजराइल की सेल जो है वो बंद की जाए, सबसे पहला काम तो ये किया जाए, ठीक है। और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है उसके थ्रू उसका जो है पूरे का पूरा जो है वो हल निकाला जाए। और फिर कहा गया कि हम किसी भी ऐसी बात को नहीं मानेंगे जिससे गजा को जो है वो वेस्ट बैंक से सेपरेट कर दिया जाए। यानी अब देखिए अगर हम थोड़ा सा मैप देखें तो ये गजा है, यहाँ पे ये बीच में इजराइल है और इसी के बीच में यहाँ पे फिलिस्तीन है। तो इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि अगर फिलिस्तीन इजराइल जो है वो गजा के ऊपर दोबारा से 2007 से पहले की तरह कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा? इजराइल का। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे फिलिस्तीन बचेगा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई अगर लेट सपोज इजराइल कब्जा भी कर लेता है गजा के ऊपर तो हम इसको नहीं मानेंगे, इसलिए हम कोई भी ऐसा हल जो वेस्ट बैंक से इसको अलग कर दे, यानी अब वेस्ट बैंक ये मगरबी जो किनारा है जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है, ठीक है, तो उससे अलग का कोई सोल्यूशन हम नहीं मानेंगे, ये भी प्रपोज किया गया। फिर इसके साथ साथ कहा गया कि यूएस जो इक्विपमेंट्स ट्रांसफर कर रहा है इजराइल को और जिसके लिए अरब बेसिस जो है इस्तेमाल हो रही हैं, बात समझ रहे हैं, अरब बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं, तो अरब कंट्रीज जो है वो स्टॉप करें और कोई अरब कंट्री भी जो है वो बेस नहीं देगा, एयर बेस की बात की जा रही है, ठीक है, तो कोई भी एयर बेस जो है वो नहीं देगा अमेरिका को कि वो इक्विपमेंट्स इजराइल को सप्लाई कर सके। अल्टीमेटली अगर ऐसा होगा तो रास्ते उनके बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ मजीद कहा गया कि जो फ्लाइट्स हैं इजराइल की, जाहिर बात है पूरा एक फिजाई सफर है, फिजाई रास्ता है, तो उसको कहा गया उसको भी ब्लॉक किया जाए और इजराइल को अरब कंट्रीज की एयर स्पेस यूज न करने दी जाए, ये भी साथ में कहा गया, ठीक है, कि भाई इससे क्या होगा कि वेस्टर्न नेशंस जो है वो सीज फायर में हेल्प करेंगी और उनको एक कमेटी बनाई जाए, एक पूरा सिस्टम बनाया जाए ओआईसी के अंडर रहते हुए या इस्लामिक कंट्रीज का, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाले कि भाई आप जो है वो सीज फायर करें यहां पे। तो ये क्या किया गया? प्रपोज किया गया कि भाई फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देनी, साथ में अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देनी, साथ में अमेरिका को इस बात बाउंड करना है कि वो असला सप्लाई ना करे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो थी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ऑयल जो है वो बंद कर देते हैं। एक दो मालिक ने, ये सबने नहीं कहा लेकिन सबने कहा कि भाई ऑयल जो है वो बंद कर देते हैं इजराइल का, और ऑयल किसी तरह से इजराइल को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में इसको रिजेक्शन मिली किन किन ममालिक की तरफ से? इजिप्ट की तरफ से, मिस्र ने इसको रद्द किया, ठीक है, मिस्र आपको पता है बॉर्डर बंद करके बैठा हुआ है इस टाइम पे, और लाखों लोग जो गजा के बॉर्डर पे बैठे हैं इस टाइम पे उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा मिस्र के अंदर। जॉर्डन ने इसको जो है वो रिजेक्ट किया, सऊदी अरेबिया ने रिजेक्ट किया, क्योंकि अल्टीमेटली फिर इनके ऊपर इसका प्रेशर आता। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको रिजेक्ट किया, उसने बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट किया, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसने बहुत स्ट्रांगली जो है उस बात को रिजेक्ट किया। बहरीन ने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि बहरीन ने भी इसके अपने ताल्लुकात अभी हाल ही में जो है 2 साल पहले जो है वो इस्तवार किए थे। सूडान ने किया, मराकिश ने बहुत स्ट्रांगली किया, मुरितानिया ने किया और जिबूती ने किया। ये वो मालिक हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया इन सख्त किस्म की प्रपोजल्स को। इसका मतलब यह है कि अगर ये सख्त किस्म की प्रपोजल इसराइल पे लगाई जाती, सिर्फ एक ऑयल ही बंद कर दिया जाता, तो इसराइल को भी पता चलता कि जो उसने गजा में बनाया हुआ है उसका रिजल्ट क्या निकलता। इसके साथ साथ कहा गया जी पॉलिटिकल टाइज जो है वो खत्म कर दी जाएं, इकोनॉमिक टाइज जो है इस्राइल के साथ खत्म कर दी जाएं। तो ये बहुत सख्त किस्म की बातें जो है वो कही गई थी, लेकिन इनको इन ममालिक ने मानने से इनकार कर दिया, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब थोड़ा सा घबराया हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है वो अपने हालात इस जंग से पहले इस्राइल के साथ सही करने जा रहा था और इस्राइल को तस्लीम करने जा रहा था। इसी तरह से मिस्र जो है अल सीसी साहब, वो तो आपको पता है वो तो वैसे ही जो है बहुत सख्त है इसके मामले में कि वो इस्लामिक तो है नहीं, उनको भी जो है ना मिस्र ने भी रिजेक्शन की। इसके साथ साथ अरब अमारात जो है उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इजराइल के साथ, ठीक है, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया और बहरीन ने भी इसको रिजेक्ट किया। ये वो मुल्क है जो मेजर हैं, बाकी इनके साथ इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये इजराइल की एक कामयाबी है कि उसने इस ओआईसी को तोड़ा या इसकी उसको जो पावर जो थी उसको तोड़ दिया। अब अगर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, अब स्टेटमेंट्स जो है वो बराए नाम ही रह जाएंगी। स्टेटमेंट्स देखते हैं तो सऊदी अरेबिया जो है उसने सबसे पहले, अगर हम देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उन्होंने क्या बात कही है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने यहां पे काफी जो है वो खुल के बातें की, लेकिन गो के एट द एंड वो स्टैंस नहीं है, सिर्फ बातें ही की हैं, उस तरह से उन्होंने भी रीअफर्म नहीं किया इन सख्त बातों को।
तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई ये जो है ये वॉर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा किए हुए हैं, तो इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका कोई सद्भाव निकाले, इसका हल निकाले, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल जो इस मसले को देखे, और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, इसके ऊपर उन्होंने बातचीत की कि डबल स्टैंडर्ड्स जो है खत्म होने चाहिए। कि भाई यानी कि अगर यूक्रेन की वॉर है तो सारा दुनिया उसी साइड पे खड़ी है, और अगर यहाँ पे फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वहां पे हम देख रहे हैं कि अब भी दुनिया एक साइड पे खड़ी है, लेकिन वो तो गलत साइड पे, इजराइल की साइड पे खड़ी है। तो डबल स्टैंडर्ड्स की बात की। इसी तरह से उन्होंने जो है वो कहा कि भाई ये जो वॉर है ये इजराइल की गलती है, और हम इस बात को नहीं मानते कि इजराइल ने सेल्फ डिफेंस के अंदर ये वॉर की है। तो ये स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं दी हैं, लेकिन एट द एंड को इसका उतना स्ट्रांग नहीं था। फिर टर्किश की बात करते हैं, तो टर्किश प्रेसिडेंट जो है, अब ये तुर्की की पोर्ट्स यूज होती है इनको ऑयल सप्लाई करने के लिए, ठीक है, आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए। तो जो टर्किश प्रेसिडेंट है उर्दवान साहब, उन्होंने भी जो है परमानेंट सीज फायर की बात की है, और उन्होंने कहा है कि भाई सीज फायर तो होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको जो है वो आगे लेके चले, यानी इस्लामिक ममालिक नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वेस्ट वर्ल्ड है, क्योंकि आपको पता है ये नेटो का भी मेंबर है, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है अल्टीमेटली। तो इसलिए जो है इन्होंने स्टैंड दिया है कि भाई अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको वॉर को रोके। पैलेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, जिसको पीए कहा जाता है, प्रेसिडेंट अथॉरिटी के महमूद अब्बास साहब जो हैं, इन्होंने भी रिजेक्ट किया है मिलिट्री और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को, और उन्होंने कहा है कि भाई सीज फायर होना चाहिए और ये जो ऑक्यूपेशन है इसको खत्म होना चाहिए। कतर की बात करें तो अमीर कतर जो है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और कहा कि इमीडिएटली इजराइल को जो है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और खास करके वो जो हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है ये बहुत ही गैर इंसानी, और आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो है उसको देखना चाहिए कि ये भाई किस तरह से क्राइम किए जा रहे हैं। तो जो जॉइंट अरब लीग और ओआईसी की मीटिंग है उसमें यूनिफाई किया जा रहा है कि किसी तरह से कलेक्टिव पोजीशन ली जाए, लेकिन इसमें जो है वो कामयाब नहीं हो सके। इजिप्ट की बात करें तो जो अल-सीसी साहब हैं, ठीक है, अल-सीसी साहब जो है उन्होंने भी ये बात कही है कि कलेक्टिव पनिशमेंट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो लोगों के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं और बिहाइंड द सीन चीजें डिफरेंट है, क्योंकि मिस्र ने इनका बॉर्डर रोका हुआ है। मिस्र नहीं चाहता कि ये इतने ज्यादा जो है वो 10-12 लाख लोग जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये सारे के सारे मिस्र के अंदर दाखिल हो जाएं, ठीक है, तो इसलिए मिस्र ने भी बॉर्डर अपना क्लोज किया हुआ है। तो खैर उन्होंने भी यहां पे कहा कि भाई कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा इशू क्या था, वो ये था जी नो यूनिटी इन अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड, कि यूनिटी हमें देखने को नहीं मिली, जिस वजह से इजराइल काफी ज्यादा खुश है कि यार अच्छा है इनके बीच में यूनिटी नहीं है, इसका मतलब अभी लगे रहो। और यूनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, अल्टीमेटली अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि भाई यूनिटी हो सके। अब जैसे यूएई की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो ये दोनों ममालिक जो है, खास करके जितने भी जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है अमेरिका की मुखालफत करना, क्योंकि ये एक लंबे अरसे से अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा चले आ रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए बहुत मुश्किल है कि इस किसी ऐसी बात को माने। अरब कंट्रीज की अगर बात करते हैं अरब लीग की, तो उसमें जो है इन्होंने हमें तकसीम देखने को मिली। जैसे कि तकसीम किस बात पे देखने को मिली, जो हमने पहली स्टेटमेंट देखी थी उसके अंदर भी, कि जिसमें एयर स्पेस वगैरह बंद करने की बात की गई। इसी तरह से अल्जेरिया और लेबनान जो है इन्होंने ये प्रपोज किया था कि भाई आप क्या करें, ऑयल जो है वो ऑयल सप्लाई बंद कर दें इसराइल को। अगर ऑयल सप्लाई बंद होगी तो जाहिर बात है जब तेल ही बंद हो जाएगा तो इसराइल भी बंद हो जाएगा, उसके टैंक भी शट डाउन हो जाएंगे, वो भी नहीं चलेंगे, तो फिर ये कैसे जो है वो वॉर को आगे लेके चलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो भी इसराइल के साथ बंद होने चाहिए, यानी हर किस्म का जो ताल्लुक है उसको खत्म करने की बात की इन दो ममालिक ने। लेकिन इसको जो है फिर तीन ममालिक ने बहुत ही स्ट्रांगली जो है रिजेक्ट किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, बहरीन ने और मराकेश ने। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी हैं सऊदी अरब वगैरह है, उन्होंने भी जो है वो इस बात को रिजेक्ट किया। तो ये तीन ममालिक ने सबसे ज्यादा किया, जिसमें यूएई हमें सबसे टॉप पे देखने को मिला। तो ये यूएई जो है इसने आगे बढ़ के इसराइल को इस टाइम पे आप कह लें कि बचाया है, उसकी हेल्प की है। और बहरीन के भी 2020 में ही अपनी हालात जो है कुछ सेट हुए हैं इसके साथ। फिर अगर हम बात करते हैं जी सीरियन प्रेसिडेंट की, बशार अल असद साहब की, आपको पता है इनका स्टैंड काफी सख्त है, क्योंकि जो इस टाइम पे जो शिया वर्ल्ड है वो खुल के इस टाइम पे खेल रही है, वो कि उनके ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन अब सीरिया के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। तो सीरियन प्रेसिडेंट सब क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं जी कि हम इसको एज ए प्रेशर टूल हमें इस्तेमाल करना चाहिए था, बजाय इसके कि हम जो है वो आपस में तकसीम होते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गलत बात है और हमें जो है वो एक सख्त किस्म का जो है वो स्टैंड लेना चाहिए इसराइल के खिलाफ, ये कहा बशार अल असद साहब ने। तो लेकिन इसके बीच में आपको पता है कि अभी ये खुद अरब लीग में भी नए नए शामिल हुए हैं, मार्च के अंदर जो है वो दोबारा से रिकॉन्सिलेशन हुई थी, तो उसके बाद ये शामिल हुए हैं। तो फिलहाल उस तरह से इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस आप कह सकते हैं नहीं है, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं ओआईसी एंड ईरान की, तो ईरान इस टाइम पे हमें सबसे आगे देखने को मिला और इसने जो है वो काफी सख्त बातें की हैं। जैसे मैंने कहा कि अब दुनिया इस टाइम पे तकसीम है, तो कहा जा रहा है कि भाई ईरान और इजराइल एक साइड पे खड़े हैं, क्योंकि इजराइल भी मुस्लिम मुल्क को, ममालिक को तोड़ने का काम कर रहा है, तो यहां पे ईरान भी वही काम कर रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो शिया तंजीमें मौजूद हैं और उन शिया तंजीमों की वजह से जो है वो वहां पे आग लगी हुई है कि इराक के अंदर है, शाम के अंदर है, लिबनान के अंदर है, यहां पे जो तबाही है उसका इल्जाम लगाया जाता है, या यमन के अंदर जो होती बागी है इनका इल्जाम लगाया जाता है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ठीक है, ये लगाया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड को आग में झोंका ही ईरान ने है या ईरान सऊदीया दुश्मनी ने है। लेकिन अब क्योंकि रिकॉन्सिलेशन हो चुकी है, लेकिन इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो सबसे स्ट्रांग जो स्टैंड लिया हुआ है वो भी ईरान ने ही लिया हुआ है और ईरान की सपोर्ट की वजह से अभी तक ये वॉर लगी हुई है, अदरवाइज तो ये अभी तक यहां पहुंचती भी ना। तो जो रईसी साहब है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो उनका ये पहला विजिट था सऊदी अरेबिया का, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था, यानी ये पहला दौरा था, आपको पता है। और 2012 में जो है वो अहमदी नजाज साहब यहां पे ओआईसी की मीटिंग के लिए आए थे, तो उसके बाद ईरानियन कोई भी जो है वो हाई ऑफिशियल यहां पे यानी प्रेसिडेंट वगैरह वो पहली बार आया है, तो रईसी साहब का भी पहला दौरा था। लेकिन इस टाइम पे ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान हमास को बैक कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से लिबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो है उसको बैक कर रहा है और यमन के अंदर जो होती बागी हैं इनको बैक कर रहा है। और ये तीनों ही इस टाइम पे जो है तीन ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, ये तीनों शिया तंजीमें इस टाइम पे ये क्या करेंगे, खैर हमास तो नहीं है लेकिन ये हिजबुल्लाह और होती जो हैं, तो ये जो है वो इस टाइम पे वॉर में, इस टाइम पे फुल टाइम पे जो है टफ टाइम दे रहे हैं इजराइल को। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो रईसी साहब जो है उन्होंने मजीद क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक तो जो इजराइल की आर्मी है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहिए, यानी इजराइल जो है सबको टेररिस्ट कहता है, लेकिन हमें अब इजराइल की आर्मी जो जितना जुल्म कर रही है, बच्चों के ऊपर सब कुछ कर रही है, इसके ऊपर क्या करना चाहिए जी, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहिए। इसके साथ साथ इनकी मीटिंग भी हुई है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट रही है जब से ये रिकॉन्सिलेशन हुई है मार्च के अंदर, आपको पता है। तो उसके बाद से जो है ये पहली मीटिंग रही है हाई ऑफिशियल्स की, यानी 2 सदूर की, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ईरान ने बात की, यहां पे उन्होंने एक स्लोगन की बात की है, रिवर टू द सी। रिवर टू द सी का मतलब ये है कि ये फलस्तीनियों का एक नारा है, वो ये कहते हैं कि समंदर से लेके जो दरिया तक का इलाका है, ये सारे का सारा जो है वो फलस्तीन का है। रिवर टू द सी यानी कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से लेके जॉर्डन रिवर तक का जो इलाका है, पूरे का पूरा मस्जिद अक्सा का पूरा इलाका और ये पूरे का पूरा बीच का जहां पे कब्जा किया हुआ है, ये सारा इलाका है रिवर टू द सी। इसको ये स्लोगन के तौर पे यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एलिमिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल, कि भाई इजराइल का नाम ही नहीं है, इजराइल को खत्म कर दिया जाए। इजराइल को कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन की उन्होंने बात ही नहीं की कि भाई एक इजराइल बना दिया जाए, एक फलस्तीन का, नहीं, बल्कि एक ही स्टेट है और उसका नाम जो है फलस्तीन है। तो रिवर टू द सी का स्लोगन यहां पे जो है ईरानियन सदर साहब ने लगाया है और ये बहुत ही हिम्मत की उन्होंने बात की है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये वॉर रुकती नहीं है तो ये रीजन में फैलेगी और इसमें फिर मजीद ममालिक भी शामिल हो गए, यानी वही बार बार जो ईरान कह रहा है, क्योंकि ईरान तो वैसे भी बैक कर रहा है, आपको पता है, हिजबुल्लाह को, हमास को बैक कर रहा है, होती रिबेल्स को यमन के अंदर ये बैक करता रहा है। तो यहां पे इसकी शिया तंजीमें पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। इसी तरह से बशार अल असद की गवर्नमेंट को इन्होंने स्ट्रांग किया हुआ है, इसलिए वो इस टाइम तक अभी तक खड़ी हुई है। तो इन्होंने पूरे के पूरा मिडिल ईस्ट में जो है काफी ज्यादा अपना होल्ड रखा हुआ है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई एक तो हम इजराइल को नहीं मानते, पहली बात तो ये है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई ये पूरे का पूरा जो है फलस्तीन को ही देना चाहिए। तो इन्होंने काफी स्ट्रांग जो है स्टैंड लिया। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करते हैं तो देखिए, एक तो ये जो मीटिंग थी ये बहुत ही जल्दी की एक मीटिंग थी, ठीक है, एक फ्यूरी के अंदर एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई है जो पहले सिर्फ अरब लीग के थी, अरब लीग ममालिक की थी, लेकिन फिर ओआईसी के ममालिक को बुलाया गया। तो ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की एक मीटिंग थी, ठीक है, जिसमें हमें कुछ जो है स्टेटमेंट्स तो देखने को मिली हैं, जिसमें बाकी ममालिक, सऊदी अरब भी अगर हम देखते हैं तो होस्ट कर रहा था, जाहिर बात, अफ्रीकन ममालिक भी इसके अंदर शामिल थे, रशिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल था, काजाकिस्तान भी, तो बहुत से ममालिक इसके अंदर शामिल रहे हैं। अब सऊदी अरब जो है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि अरब वर्ल्ड को वो लीड करता है, अरब वर्ल्ड को, और पूरी ओआईसी को खैर वो लीड करता है, लेकिन अरब वर्ल्ड में खास करके सऊदी अरब जो है वो 22 ममालिक जो है अरब लीग के उनका हेड है, आप ये कह सकते हैं। तो सऊदी अरब जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है इस बात के ऊपर, क्योंकि उसके ताल्लुकात एक तो बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ और माजी में भी अच्छे रहे हैं। तो जाहिर बात है अब वो उसका जो विजन 2030 है उसको उसमें अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि वो समझता है कि अगर यहां पे जंग लगी रही और हमने इसराइल को तस्लीम ना किया और ये जंगें इसी तरह से लगी रही तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो उसका विजन 2030 पूरा ही नहीं हो सकता। क्योंकि उसने ईरान जैसे दुश्मन के साथ, ये इसके अकॉर्डिंगली कि ईरान जैसे दुश्मन के साथ सिर्फ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया सदियों बाद, सिर्फ इसलिए बढ़ाया कि उसका विजन 2030 जो है वो पूरा हो सके, जिसमें उसने टूरिज्म हब बनना था। और टूरिज्म हब के लिए देखिए, टूरिज्म कहां आती है, जहां पीस होता है, जहां अमन होगा,
जाहिर बात है वहीं टूरिज्म आएगी। तो जब अमन ही नहीं होगा, जब ये जंग में चले जाएंगे, डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, तो क्योंकि इसराइल के खिलाफ होने का मतलब अमेरिका के खिलाफ है, तो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। इसलिए सऊदी अरब जो है वो किसी एक साइड पे 100% खड़ा नहीं हो पा रहा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड है, और डिवाइड होने की वजह अमेरिका का प्रेशर है, अरब मालिक के ऊपर जो अमेरिका का प्रेशर है, उस वजह से ये मुस्लिम वर्ल्ड तकसीम है। इसी तरह से अफ्रीकन मालिक कुछ तकसीम है, इसमें भी हमने देखा। इवन पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान में खुद राय तकसीम है, यहां पे गवर्नमेंट तकसीम है, तो इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें बहुत ही टफ किस्म की हैं। गो कि अगर आप ये समझते हैं कि शायद गजा के ऊपर इजराइल का कब्जा हो जाए, तो ऐसा कोई भी इजराइल का नहीं है मूड। मैं आपको बताऊं उसका रीजन ये है, एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि गजा के ऊपर अगर इजराइल हमला करता है और वहां पे अटैक करके पूरा कब्जा कर लेता है, तो इजराइल के पास वॉर ही नहीं बचेगी अपने ही मुल्क के अंदर, तो वो फिर एक सुकून हो जाएगा ना। तो लेकिन जब तक वॉर चलती रहेगी तो इजराइल को भी फायदा, उन आर्म कंपनीज को भी फायदा, और इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को भी आंख में झोंक देगा, तो ये भी उसका फायदा है। तो इजराइल का मकसद ही ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो अमन नहीं आने देना, और यही जो है ये बड़ी बड़ी आर्म कंपनीज जो है उनका भी मकसद है। तो जाहिर बात है इजरायली यहूदी उन कंपनीज को चला रहे हैं, इसलिए अगर वो पूरे के पूरे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, लेट सपोज इज्यूम कर लें कब्जा कर लिया, तो फिर तो पीछे कोई जंग ही नहीं बचती। तो ये जंग ही जो है ये इनको सूट करती है, चाहे इजराइल हो गया या चाहे दूसरे कोई मालिक हो गए, रीजनल कंट्रीज भी अरब के अंदर आप कह सकते हैं, मैक्सिको का नाम नहीं लेता, लेकिन ये चीजें इस तरह से जारी रहेंगी। तो फिलहाल एट द एंड अगर हम वन लाइनर के हैं, तो ये जो तकसीम है, इत्तेहाद का ना होना है, ये फिलिस्तीन इजराइल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है और फिलिस्तीन के हक में नहीं है। तो OIC हुई, लेकिन अब इसको कितनी कामयाबी मिलती है ये आने वाले दिनों में इसका अंदाजा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।